नमस्ते और स्वागत है आपका एजुकेशन विदाउट नॉइस पॉडकास्ट में। आज हम इस पॉडकास्ट का फर्स्ट सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोर्ड्स और स्कूल्स के फाइनल एग्जाम्स अब रफली 1 to 2 मंथ्स में शुरू होने वाले हैं और ऐसे टाइम में हर घर में टेंस सा माहौल बन के रह जाता है। स्टूडेंट्स प्रेशराइज्ड फील करते हैं और पेरेंट्स एंग्शियस फील करते हैं। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या मोटिवेशन ही सब कुछ होता है या फिर रिजल्ट के लिए कोई और चीज़ भी मैटर करती है। आज हम इस टॉपिक पर शांति से बिना किसी हाइप के बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर, जो कि 15+ ईयर्स से पेरेंट्स और टीचर्स के साथ क्लासरूम में काम कर रहे हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अभी का जो टाइम होता है उसमें इमोशनल लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि 1-2 मंथ्स बचे हैं फाइनल एग्जाम्स को। जिसने जैसी भी तैयारी करी है अभी तक का जो भी पढ़ाई रही है उसको वो चाहते हैं कि इतने करने में कैसे अच्छा होगा। और जब भी इमोशनल हम होते हैं तो हम फीलिंग्स पे डिपेंड हो जाते हैं और मोटिवेशन भी एक फीलिंग है। तो हमें लगता है कि स्टूडेंट मोटिवेटेड रहे तो अच्छा करेगा। बट मोटिवेशन स्टार्ट करा सकता है कुछ, बट एंड तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत है डिसिप्लिन की। दैट मीन्स ऑर्गेनाइज़ रहें आप। तो मतलब मोटिवेशन बिल्कुल यूजलेस है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी चीज़ को स्टार्ट कराने के लिए एज़ इन अगर आप इसको ऐसे देखो कि एक स्पार्क चाहिए होता है कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करना तो मोटिवेशन करा सकता है, मोटिवेशन से आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, बट वो एंड तक पहुँचेगा उसके लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। जैसे अगर 30-45 डेज़ और 2 मंथ्स मान लो टाइम अगर बचा हुआ है, तो इन 2 मंथ्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 मंथ्स में हमें क्या करना है, डे बाय डे, वीक बाय वीक। तो एक प्लान्ड वे में अगर जब हम काम करते हैं, जब हमें मूड हो, ना हो, क्योंकि मोटिवेशन फीलिंग है तो मूड पे डिपेंड करता है। वो डे 1 को हम इससे स्टार्ट करते हैं, डे 2 को ग्राफ ऐसा होता है और तीसरे दिन खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए जो डिसिप्लिन से आता है। अच्छा, जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब डिसिप्लिन वर्ड को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्टनेस। तो ऐसा नहीं होता है और आप कैसे डिफाइन करेंगे नहीं, मतलब डिसिप्लिन को? एग्ज़ैक्टली वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, उसको आप अगर ऐसे बोलो कि डिसिप्लिन जो है वो क्लैरिटी है, कि आपको क्लैरिटी हो कि आपको गिवन टाइम में क्या करना है, क्या करा जा सकता है। अगेन एक्सेप्शनली कुछ भी करने के लिए लेंगे तो नहीं होगा, तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने टाइम में इतना टाइम है आपके पास, इसमें क्या काम करना है। तो अगर आपने एक आउटलाइन बना लिया तो उसके बाद से फ्रेमवर्क बना सकते हो कि इसमें वीक 1 में हमें क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, और ऐसे ऑर्गेनाइज़ होके अगर क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, तो चीज़ें करी जा सकती हैं, जो कि केवल मोटिवेशन से नहीं हो सकता। आप ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है मोटिवेशन से। हम्म। तो वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वो क्लैरिटी है। तो सर, जैसे आपने बताया कि एक प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो अगर स्टूडेंट कोई प्लान स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो कर रहा है, कोई गिवन स्ट्रक्चर है, दे आर फॉलोइंग, लेकिन बाद में जाके वो डाइसी हो जाते हैं एंड दे ट्राई टू चेंज और ऑल्टर द हाँ, प्लान, तो तो फिर वो फिर से उनका बैलेंस खराब हो जाता है। बिल्कुल इसमें एक फेमस कोट है कि नो वन प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। तो बात है कि जब आप प्लान बनाते हो ना, तो वो इतना रिजिड बनाते हो आप उसको कि उसमें ब्रेक तो आप देते ही नहीं अपने प्लान में कहीं पे। हम्म। बट रियल वर्ल्ड में जब भी आप काम करोगे, इंसान काम करता है, उसको ब्रेक की ज़रूरत होती है। जब उसे ऑब्वियस ब्रेक की ऑब्वियस। ज़रूरत होती है, वो प्लान में हमारे होता नहीं है। ऐसे में वो प्लान एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता। तो बात ये है ना कि आपने जो भी प्लान बनाया, वो फेल होने के लिए नहीं बनाया। हम्म। बट प्लानिंग में आप फेल हो गए क्योंकि वो उसमें आपने सारे एस्पेक्ट्स नहीं देखे। तो जब भी हम प्लानिंग करें तो वो ऐसा हो जो एग्जीक्यूट करा जा सके। मतलब उसमें पढ़ाई का भी आपने टाइम दिया हो, उसमें ब्रेक का भी टाइम दिया हो और ऑर्गेनाइज वे में। दूसरा, जैसे 2 मंथ्स का टाइम है, हम्म। तो पहले तो एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें कि 2 मंथ्स का टाइम है। 1 दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, आपकी क्लासेस क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट निकाल लिया आपने। फिर आप डिवाइड करो कि कितना वर्क इसमें करा जा सकता हम्म। है। उसको वीक बाय वीक मार्क करो और अगर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, जैसे मान लो पूरा आउटलाइन आपने डिफाइन कर लिया, बट माइक्रो प्लानिंग 1 वीक के लिए कर लो। 1 वीक का प्लान एग्जीक्यूट करो, 1 वीक के बाद आप रिव्यू करो कि कहाँ क्या लैकिंग रहा, फिर 1 वीक नेक्स्ट का प्लान करो। बात ये है ना कि हम अगले 6 महीने का प्लान बना लेते हैं और एग्जीक्यूशन 3 दिन नहीं होता उसका। हम्म। तो जो प्लानिंग में टाइम गया वेस्ट। वो भी वेस्ट हो जाता है। और ऐसी प्लानिंग जनरली मोटिवेशन से शुरू होती है। कोई मोटिवेशनल टॉक, कोई हम्म। एक क्लिप देख ली हमने इंटरनेट पे, कुछ भी मोटिवेशन आ गया, उसके बाद से हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। ऐसी प्लानिंग जो 2 दिन में एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। उसके बाद से हम लगता है कि बुक सेल्फ ठीक कर लें और सारा कुछ ठीक कर लेते हैं। तो उस दिन तो टाइम बचता नहीं, सारा टाइम इसी में चला जाता है। अगले दिन तक मोटिवेशन 30% पर आता है। उसके कुछ पढ़ाई करते हैं, तीसरे दिन वो 0 पे होता है। तो इसीलिए जब भी बनाए प्लान वो एग्जीक्यूट करने वाला हो और एक टाइम फ्रेम ले। अगर 1 वीक लिया है तो उसको 1 वीक एग्जीक्यूट करो विदाउट किसी चेंज के। 1 वीक बाद उसको रिव्यू करो कि उसमें चेंज की रिक्वायर्ड है कि इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं तब। एनालाइज कर सकते। बिल्कुल, जो कुछ भी करा तो उसको फ्रीज़ करना है। हम्म। उसको हमेशा 2 दिन पे चेंज नहीं करते रहना। हम्म। वहीं पे मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। फिर हाँ। डिसिप्लिन से वो कंसिस्टेंसी आएगी। नहीं तो वो 2-3 दिन बाद फिर से फिर 15 दिन कुछ पढ़ाई नहीं होगी, 15 दिन बाद फिर से एक मोटिवेशन टॉक देखेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे, 2 दिन काम करेंगे और ऐसे ही 2 महीने खत्म हो जाते हैं। सर, नेक्स्ट कंसर्न मेरा ये है कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे होते हैं काफ़ी, दे आर स्टिकिंग टू अ प्लान और ट्राइंग वेरी वेल, वेरी हार्ड टू गेट
अ रिजल्ट और समथिंग, हुँ। लेकिन फिर भी वो फेल तो आई वोंट से, बट वो कुछ लैक कर जाता है कुछ वहाँ लैग पे। कर जाता है, हाँ। इसमें सबसे पहले ना बहुत सारे पैटर्न्स जो हम देखते हैं, उसमें बात है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना अलग बात है और डायरेक्शनल मेहनत करना अलग बात है। इसमें मैं बात बोलता हूँ एक कि बीइंग वेक्टर इन लाइफ, मतलब केवल मूव करने से नहीं होगा, किसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो अल्टीमेटली कहीं हुँ, पहुँचोगे हुँ। आप। तो डायरेक्शन ज़रूरी है। दूसरा, अब बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि एग्ज़ैक्टली क्या करना है। तो बात है कि किसी भी चीज़ को जितना सिंपल रखोगे उतना ईज़ी होता है उसको एग्ज़ीक्यूट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सब्जेक्ट के बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट उसे समझ आना चाहिए। लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा देर हम किताबों के साथ रहेंगे, जितनी ज़्यादा उसको याद करेंगे, बात है कि आप याद कर लोगे बट वो समझ नहीं पाओगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और लार्जली जो एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्स हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो पहले से एप्लीकेशन बेस्ड थे और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ईयर बाय ईयर उसको अभी 50% तक का टारगेट है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 50% पेपर में कर दी जाए, कि जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई कितना कर रहे हो। तो लोग केवल सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उसको चीज़ों को याद कर लेते हैं। तो बात ये है कि पढ़ने और याद करने में टाइम तो लगता है, तो उन्हें लगता है हमने इतना सारा टाइम दिया। बट अगर वो चीज़ें समझते नहीं हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे और अल्टीमेटली उससे अच्छा नहीं कर पाते। एक दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है कि पढ़ते हुए हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते और जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें लिखना है। तो अगर लिखने की आपकी हैबिट नहीं होगी तो लिखना एक नया एक्सपीरियंस लाएगा जब आप पेपर लिख रहे होगे। तो आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए और उसको लिख के देखना चाहिए, उसको रिप्रोड्यूस आप कर पा रहे हो कि नहीं। कितनी बार ऐसा होगा कि मुझसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ बट वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, एक्सप्लेन नहीं हो लिख नहीं पाएगा, पाऊँगा बिल्कुल। उतना ज़्यादा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में भी अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उसको डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा तो वहाँ भी फिर बच्चा अच्छा नहीं कर पाता। इसके अलावा एक तो 2 हिस्से हो गए, एक तो पहला मैंने जो समझने की बात करी, उसके बाद मैंने बात करी राइटिंग प्रैक्टिस की। इसके अलावा सिलेबस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उन्हें लगता है ये चैप्टर तो मुझे आ गया। उसके बाद से अगर उसके शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाएँ और उसको रिवाइज़ नहीं करें मल्टीपल टाइम्स, तो सारी बातें दिमाग में नहीं रहती। तो पेपर के दिन पेपर पढ़ के लगता है सब कुछ पढ़ा-पढ़ा सा तो लगता है, बट वो कुछ लिखने जाते तो लिख नहीं पाते लिख क्योंकि नहीं पाते। सारा वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए वो शॉर्ट नोट्स बनाएँ जो जल्दी रिवाइज़ हो किए जा हुँ, सकें। हुँ। सो मल्टीपल रिवीज़न करने से चीज़ें दिमाग में रहेंगी, तो सारा का सारा एग्ज़ाम में वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो लार्जली ये इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे टाइम तो पढ़ाई को देते हैं बट अगर उसको ऑर्गनाइज़ नहीं करा, जो चीज़ें मैंने बताई वो हुँ, हुँ। समझ के नहीं करा या फिर नोट्स ऐसे नहीं बनाए, नोट्स बनाए तो रिवाइज़ नहीं करा, तो इस वजह से वो लैग कर जाते लैक हैं कर काम जाता है करने के बाद भी। और फिर रिज़ल्ट में फिर रिज़ल्ट इश्यू में आता है। ऑब्वियसली। और जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे वो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं और वो बहुत डेकोरेटिव बनाते हैं नोट्स, तो आधा टाइम शायद उसी में चला हाँ, जाता है। बहुत बहुत सारा टाइम उन्हें लगता है, ब बात है ना कि नोट्स बनाने में आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं हुँ, मिलता। हुँ। तो और इतना डेकोरेटिव ये सब बनाने में टाइम तो ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा जाएगा तो कहीं तो टाइम कम हो जाएगा, फिर रिवीज़न नहीं कर पाओगे तो फिर नोट्स भी किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि वो ट्रू, ट्रू। ट्रांसलेट नहीं हो पाता फिर एग्ज़ाम में। ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात कि वो क्या लैक कर रहे हैं। ऐसा कुछ पेरेंट्स भी मेबी एनवायरनमेंट घर में ऐसा हो या फिर पेरेंट्स का भी इसमें हाँ, कुछ। पेरेंट्स पेरेंट्स का तो बहुत मेन रोल है क्योंकि हुँ, बात है अल्टीमेटली बच्चा तो बच्चा है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर 10 इयर्स डाउन द लाइन अगर बच्चा अगर पेरेंट्स को बोलता है कि मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता था, आप तो गाइड कर सकते थे, तो पेरेंट का तो बहुत क्रूशियल रोल होता है क्योंकि वो तो चीज़ें समझते हैं। ऑब्वियस। बच्चा अलग-अलग चीज़ों से टेम्प्ट हो सकता है, अलग-अलग चीज़ों से वो हो सकता है। आजकल इंटरनेट से इतना सारा ज्ञान हुँ, मिल रहा हुँ। है, तो उससे वो एक रील में कुछ और बोला, दूसरे में कुछ और बोला, वो सब चीज़ें बच्चा कर सकता है। बट सिंस उन्हें एक्सपीरियंस है, तो उन्हें फ्रंट सीट इस पे लेने की ज़रूरत है गाइडेंस वाले पार्ट में और उसको एग्ज़ीक्यूट करने वाले पार्ट में। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में ये होता है ना कि वो कंट्रीब्यूट करने में ज़्यादा होता नहीं और अल्टीमेटली वो पैनिक सिचुएशन में केवल रहते हैं कि तुमने कितना पढ़ा, तो कुछ नहीं हो रहा तुमसे या कुछ भी। बात है कि आप बच्चे के साथ बात करें, जो प्लानर बना रहा है, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि इस वीक में बच्चा क्या करने वाला है, उससे बात करें। उससे भी इस पे बात करें कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो बातें मैंने बोली अभी, हुँ, समझ के हुँ। पढ़ने वाली बातें, ये सब चीज़ों पे क्लैरिटी रहे, ताकि बच्चे को क्लैरिटी रहे। क्योंकि वो तो अलग-अलग रील्स के इन्फ्लुएंस में हो सकता है कुछ और कर रहा हो। कुछ और। इसके अलावा बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी करते हैं, मतलब 2 घंटे पढ़ लिया, फिर बीच में फ़ोन चलाने लगे। इसमें हमेशा ये है कि मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो कोई टॉपिक वो ऑर्गनाइज़ में ब्रेन में होता है। ब्रेन में ऑर्गनाइज़ होता है जब आप पढ़ रहे होते हो तो। उसके बाद से आपने कुछ पढ़ाई, अचानक से ब्रेक लिया और फिर आधे घंटे फ़ोन चलाया। फ़ोन में चीज़ें रैंडम हैं। पढ़ाई पूरा सिस्टम से थ्रू होता है, ऑर्गनाइज़ सिस्टम होता है उसका। उसमें बीच में आपका हाफ एन आवर के लिए ब्रेन रैंडम बिहेव करने लगता है। फिर आप पढ़ाई पे आते हो, तो उस ट्रैक पे आना ऑर्गनाइज़ वे में वो मुश्किल होता है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कोई एक टॉपिक या चैप्टर कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है, वो जब तक वो पूरा नहीं कर लेता, तब तक ऐसा रैंडम कुछ ना करे वो। हुँ, हुँ। ऐसे में वो ऑर्गनाइज़ हो पाती, वो चीज़ें ब्रेन में ऑर्गनाइज़ अच्छे से नहीं हो पाती और उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो लार्जली जो नेगेटिव मार्क्स बच्चों के आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में और जो गलत होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कन्फ्यूजन ब्रेन में होता है। कन्फ्यूजन तब होगा जब चीज़ें ठीक से ऑर्गनाइज़ नहीं होंगी। जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी क्लैरिटी की, वो क्लैरिटी मिसिंग होता है।
तो उस क्लैरिटी पे काम करें और जितनी बातें बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं वो सब एग्जीक्यूट हो, ये इंश्योर करने में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चों के साथ और कुछ होते हैं एकदम लीनिएंट। तो इसका कुछ मिडवे होना हाँ, चाहिए। मिडवे ही होना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम तो किसी चीज़ का भी ज़्यादा ठीक नहीं बोलते हैं कि आप अल्ट्रा स्ट्रिक्ट होंगे तो आप उसको समझ नहीं रहे और बिल्कुल लीनिएंट होंगे तो 10 इयर्स डाउन द लाइन वो फ़ील करेगा कि जब आपकी ज़रूरत रियल में उसे थी तब आप नहीं थे। तो एक मिडवे होना चाहिए, चीज़ों का पार्ट बने, बच्चे को समझें आप, प्लानिंग्स में आप साथ हों, एग्ज़ीक्यूशन में साथ हों और फिर फ़ॉलो-अप लें आपकी 1 वीक जो हमने प्लान करा, 1 वीक के बाद बैठे कि जो हमने प्लान करा हुँ। कैसे एग्ज़ीक्यूट हुआ, कहाँ कमी रही, क्यों कमी रही और फिर उसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में कंट्रीब्यूट करें। बोर्ड्स के साथ कुछ-कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जेईई, नीट इनकी भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बोर्ड्स इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, तो मैनेज उसमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे करें? क्योंकि किसी एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, दूसरे को कम नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली ये लास्ट मोमेंट पे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर 1 मंथ एग्ज़ाम को, जब जेईई की बात करो आप तो मान लो 15-20 दिन में जेईई के एग्ज़ाम होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करो तो 1 एंड हाफ मंथ में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट करना तो मुश्किल है। अगेन मैंने बोला कि इस टाइम फ्रेम में हुँ, क्लैरिटी हुँ। रखें कि कब क्या काम करना है। बट अगर दोनों तैयारी अगर वो कर रहे हैं, जैसे मान लो पूरे 11th या पूरे 12th में कर रहे हैं, जब टाइम है उनके पास, तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिलेबस है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है, वो एग्ज़ैक्टली सेम है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो बेस्ड हैं क्लास 11th-12th के सिलेबस पे ही। ओके। बट उस सिलेबस की क्लैरिटी कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये वो टेस्ट कर रहे होते हैं। उसको कितना आप अप्लाई कर पाते हैं, वो टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिलेबस में है एडिशन जोड़ना, तो मान लो किसी को आप 5+3 ऐड करना सिखा रहे हो, 6+4 सिखा रहे हो और उस क्लास में, जिस क्लास में ये सिखाते हैं, वो सिंगल डिजिट के नंबर्स का सम सिखाते हैं। बट उस बच्चे ने एडिशन सीख लिया है, इसके लिए अगर 2 डिजिट्स का जो नंबर है उसके सम दे दें, 3 डिजिट्स के नंबर का सम दे दें, तो वो कर पाता है कि नहीं? हुँ। यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चेक करते हैं। क्योंकि बात है कि बहुत लार्ज क्राउड क्लास 11-12 का सिलेबस पढ़ रहा है, उसमें से कुछ लोगों को चुनना है, तो जो अच्छा अप्लाई कर पा रहे हैं वही चुनते हैं वो। तो सिलेबस एग्ज़ैक्टली सेम होता है। तो पहले सबसे पहले तो ये समझना है कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी कॉन्सेप्ट समझने हैं, ताकि हुँ। आप अच्छे से लिख पाएँ उसको और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी समझना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अलग-अलग नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ है और थोड़े हायर एप्लीकेशन तो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाने का रास्ता वो कोई दूसरा बाईपास नहीं है, वो बोर्ड एग्ज़ाम से होके ही जाता है। बात है ओके। कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिवली लिखना पड़ता हुँ, है, हुँ। तो लिखने की प्रैक्टिस जो मैंने बोला वो करने की ज़रूरत है। जो बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हमने बात करी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो तो आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ही और चांस देते हैं, मतलब 12th के साथ आप पेपर लिख सकते हैं, 12th के 1 साल बाद लिख सकते हैं। वो इसलिए कि किसी एक्सेप्शनल रीज़न से अगर आप पेपर नहीं दे पाए या कुछ भी हो गया तो एक और चांस आपको चांस। मिलता है। ये 2006 में ये चेंज हुआ था। उसके पहले लोग मल्टीपल चांसेस पेपर दे सकते थे। ये सब इसीलिए है कि वो 11th-12th का ही सिलेबस है, वो 2 साल का ही सिलेबस है। हुँ। बात ये है कि 2 साल का सिलेबस करने में आपको कितना टाइम लगता है। अगर आप 5 साल में वो लेके पहले करते थे, इसका मतलब 2 साल का हम 5 साल में करते हैं। तो ये तो रॉन्ग इंप्रेशन हुँ, देता हुँ। है ना, इसीलिए उसको करा गया कि एक ही और चांस मिलेगा। तो वो उसी 2 साल का सिलेबस कितने अच्छे से आप समझते हैं इसके लिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी में और मेडिकल में गए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी जिन्होंने अच्छा करा है, 90-95% मार्क्स लाए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी टॉप स्टूडेंट्स में रहे हैं। अच्छा, तो सर जैसे आप चीज़ें बता रहे हैं कि मोटिवेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिसिप्लिन इज़ डिफरेंट, एक प्लान फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये जितनी भी फिलॉसफीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? इसको करने में मतलब हम लोग अपने पार्ट पे इसको कर रहे हैं हम अपने पास, तो इट्स बीन अराउंड 15 इयर्स हम ये काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्लैरिटी से ही हम काम शुरू करते हैं और उसमें सबका एक सिस्टम हमने डेवलप करा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो सिस्टम से आता है, वो मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन से मैंने जैसे बोला हुँ, कि हुँ। 1-2 दिन काम हो सकता है, स्पार्क। वो स्टार्ट करने के लिए है, बट लॉन्ग रन में वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है वो डिसिप्लिन से, सिस्टम से। सिस्टम। तो चीज़ों का हमने सिस्टम बनाया है, ट्रैकिंग रखी है, जिसमें जैसे कि थ्रू आउट द ईयर जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, तो हर चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होता है। ये देखने के लिए कि उस चैप्टर की पढ़ाई उसने कैसे करी। उसे भी एक आइडिया लगता है कि कहाँ कमियाँ रह रही हैं, उस कमियों को ठीक करता है वो। ऐसे ही दूसरा चैप्टर, ऐसे ही तीसरा चैप्टर, तो इस तरह करके हम सारे चैप्टर्स की पढ़ाई करते हैं। जब कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं तो चैप्टर्स को क्लब करके हम पार्ट वाइज़ टेस्ट लेते हैं। ओके। जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम कंप्लीट सिलेबस टेस्ट लिखते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करो तो हमारे बच्चे अराउंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट लिखते हैं हर सब्जेक्ट में। इसका मतलब एक्चुअल बोर्ड एग्ज़ाम उनका 11th पेपर होता है।
तो ओके। 10 पेपर्स वो बिल्कुल बोर्ड के एनवायरनमेंट में, जैसे 15 मिनट्स पहले उनको आंसर शीट मिलती है, फिर उसके बाद से 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, फिर 3 आवर्स का वो पेपर लिखते एग्ज़ैक्टली हैं, सेम। एग्जैक्टली सेम। और वैसे ही उसको हम चेक करते हैं, चेक बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें पता हो कि क्या लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे। तो इस सब के लिए अगर बच्चों को आप गाइड करते हो, हर पेपर में अगर मान लो किसी एक पेपर में बच्चे ने 5 मार्क्स इंप्रूव किए, तो 10 पेपर्स में 50 मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। किसी बच्चे के अगर 20 मार्क्स भी आए हैं आउट ऑफ 70 इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट, तो अगर 10 टेस्ट के बाद देखो और 5 मार्क्स ईच पेपर इंप्रूव हो, तो 70/70 पे पहुंच सकता है थियोरेटिकली। अगर वो इंप्लीमेंट करे, जो हमने कमियां बताई हैं उसको उस पे आप इंप्रूव करे और नेक्स्ट पेपर दे, तो 5 नंबर और बढ़ाने हैं अगले पेपर में उसे। इस तरह करके इंप्रूवमेंट आता है। तो बच्चा सिलेबस कर ले इज वन थिंग, बट उसको पेपर के फॉर्म में अगर वो लिखता है तो और कंफर्टेबल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे कि वो पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में नहीं होते। मुझे एक फोबिया होता है। फोबिया कैसे, किस चीज का फोबिया कब होता है? जब हम उससे डरते हैं, जो लाइफ में बहुत कम टाइम वो होती है। बट अगर बार बार आप पेपर लिखो, धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाएगा आपका। यूज़्ड टू हो जाएगा। हाँ, बात है कि हर चीज जो कमी है उसके लिए अगर एक सिस्टम डेवलप करे तो करा जा सकता है, हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। जैसे इग्नाइटर्स में आप देखो, तो हम लोग मोटिवेशनल स्पीचेस भी उतना बिलीव नहीं करते, हम सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं और सिस्टम फीडबैक ट्रैकिंग इससे एग्जीक्यूट करते हैं जो फाइनल रिजल्ट आता है। बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में लार्जली होता है, 50-60 का क्राउड होता है, कितनी बार तो 100 बच्चे होते हैं। अब 100 बच्चे के लिए सिस्टम बनाना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं करा जा सकता। तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट लार्जली मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं कि वो टीचर ने ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर दिया, बच्चों को तो लगेगा उस दिन वो दुनिया बदल देंगे। 2-3 दिन बाद बच्चे वहीं पे होते हैं। तो कोचिंग सिस्टम का एक आप फ्लॉ कह सकते हो कि उन्हें उसी पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो लार्ज क्राउड को जब पढ़ाना है तो वहाँ बच्चों को जोड़ के रखने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। बट वी स्ट्रांगली बिलीव कि वो एक फीलिंग है और वो लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि 2-3 दिन तक ही रहता है, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाता है। तो मान लो पूरे साल की पढ़ाई में अगर मोटिवेशन के ऐसे 10 सेशंस भी हो गए, तो 30 डेज की पढ़ाई हो पाएगी उससे। पूरे साल में 1 महीना पढ़ाई होने से तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं, मोटिवेशन तो बस स्पार्क है कुछ शुरू करने के लिए। ओके। तो सर जैसा कि कुछ बच्चों की जैसे हॉबीज़ होती हैं और फिर पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो बच्चों को लगता है कि हॉबीज़ तो फिर एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम फ़ॉलो नहीं कर सकते, इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, अपनी हॉबीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें छोड़ देते हैं। दे जस्ट गेट टू स्टडी, स्टडी, स्टडी और फैमिली का भी सॉर्ट ऑफ यही एक तरह से प्रेशर रहता है कि दे आर लाइक कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो मतलब हॉबीज़ एंड एवरीथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड तो इस चीज़ में आपका क्या टेक है? नहीं, मेरा टेक तो ये है कि हॉबीज आपको आप बनाती हैं, मतलब आपका रियल सेल्फ उससे होता है। मतलब हम मशीन्स तो नहीं है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो हॉबीज होती हैं जो हमें करना अच्छा लगता है। तो जो 24 आवर का टाइम है उसमें कुछ टाइम तो हमें उसको देना चाहिए जो हमें करना अच्छा लगता है। वो हमें लाइफ बनाए रखता है और इसकी वजह से हम बाकी सारे फ्रंट्स पे भी अच्छा कर पाते हैं। अगर हम हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, तो हम खुश एग्ज़ैक्टली। रहेंगे तभी जब हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। बट बात है कि अगेन क्या बोला आपको कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे रोज अपनी हॉबी को हाफ एन आवर देना है, 1 आवर देना है, तो वो देना है तो वो रूटीन में निकालो ना कि वो उतना आप दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे मतलब 10th करके आते हैं हमारे पास या 12th करके आते हैं, तो जब हॉबी की बात होती है तो बोलते हैं कि नहीं लास्ट टाइम 8th में करा था, तो हॉबी ये है और लास्ट टाइम कब करा था 8th क्लास में। अब सोचो, मान लो अगर पेंटिंग है, मान लो रोज टाइम नहीं निकाल सकते, संडेज को निकाल सकते हो कि संडे को 2 घंटे पेंटिंग करोगे आप। बट बात है ना कि एक अलग सा डर रहता है लोगों के मन में कि अगर हॉबी पे टाइम दिया तो पढ़ाई कम हो जाएगी। मैंने बोला कि चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है ना, फिर वो पैनिक उससे बढ़ जाता है। चीजें बहुत सिंपल है, जो भी सिलेबस में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो समझने के लिए। चीजों को समझोगे तो वो उतना मुश्किल नहीं है जितना वो याद करने पे, पूरा करने पे, नोट्स बनाने में लग जाओगे। तो समझ के करोगे तो टाइम बहुत कम लगता है। और ऐसे में आप हॉबी भी मैनेज कर सकते हो, और हॉबी मैनेज करोगे तभी बाकी फ्रंट पे अच्छा करोगे। बट अगेन क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कितना टाइम दे रहे हैं हॉबी को। तो मतलब एक प्लान के हिसाब से हमें बिल्कुल। हर चीज़ को टाइम देना और है। जैसे अभी आपने बोला ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, अगर आप देखोगे पुराने लिटरेचर में एक्स्ट्रा करिकुलर टर्म ज्यादा यूज होता था। हुँ, हुँ। नए लिटरेचर में को करिकुलर को-करिकुलर। एक्टिविटी ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो करिकुलर के साथ है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। हुँ, हुँ। पहले के लिटरेचर में उसके एक्स्ट्रा मानते थे, विथ टाइम हम उसको को मान रहे हैं, तो उसको साथ साथ करना है। बट को मानने का ये मतलब नहीं कि प्राइमरी पोजीशन उसका आ जाए, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ना है, देखो अगर आप हॉबी ही परस्यू कर रहे होते तब तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। हम बात करें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो साथ में कोई हॉबी है तो उसको टाइम देना चाहिए, ताकि आप खुश रहो, क्योंकि हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। टू कंक्लूड, मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है, रिजल्ट सिस्टम से आता है,
फीलिंग्स से नहीं। हुँ। तो अभी का जो फेज है, इस टाइम पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों पैनिक अवॉइड करें और क्लैरिटी डिफाइन करके काम करें, तो रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा ही। एजुकेशन विदाउट नॉइज़ का फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। आज का मैसेज सिंपल है, मोटिवेशन इज़ गुड टू हैव बट डिसिप्लिन इज़ अ नीड। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और इम्पोर्टेंट थीम के साथ आएँगे। धन्यवाद।